कैसे हमको पता चलेगा कि होम बेस्ड थेरेपी की कोई वीडियो ट्यूटोरियल सीआरसी लखनऊ ने बनाया है और वो उनके यूट्यूब चैनल पे जाके देखना है? उनको कैसे पता चलेगा कि हमारे अलग अलग जेनरिक सब्जेक्ट्स पे, जेनरिक टॉपिक पे, मान लीजिए स्पीच थेरेपी की कोई ट्यूटोरियल बनी है, उनको कैसे पता चलेगा? या इस इन्फेक्शन के दौर में फिजिकल डिस्टेंसिंग, मैं सोशल डिस्टेंसिंग की तो बात नहीं करता, लेकिन हाँ, फिजिकल डिस्टेंसिंग को कैसे मेंटेन किया जाए, फिजिकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए एक दिव्यांग बच्चा हमारी कम्युनिटी में प्रॉपरली इंटरैक्ट कर पाए, उसके इंटरैक्शन में, सोशल इंटरैक्शन में कोई कमी ना आए, डिस्टेंस मेंटेन करते हुए, ये संरचना कौन बनाएगा? ये संरचना हमें हमारे समुदाय को बनानी है, हमें हमारे जो छोटे छोटे एनजीओज हैं उनका कन्वर्जेंस होना है। जो छोटे एनजीओज हैं, जो भी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, पेरेंट एसोसिएशन है, दूसरे डिसेबल्ड पीपल ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ के इनाम साहब जैसे संस्थाओं के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ऐसी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, उन सबको कलेक्टिव कॉम्प्रिहेंसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। दिव्यांग जनों के रेफरेंस में मैं बात कर रहा हूँ, और इसी कलेक्टिव कॉम्प्रिहेंसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हम दिव्यांग जनों को डिप्रेशन, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन या सोशल आइसोलेशन से बचा पाएंगे। इससे बेहतर कोई दूसरी तरीका नहीं है। दूसरा, मैं हर जगह बोलता हूं और आज अपने जितने भी पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं, मैं सबके लिए बोल रहा हूं कि दिव्यांग जनों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, उनको समाज का एक्सेप्टेड अंग बनाने के लिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी कम्युनिटी में देने के लिए, मैं लीगल एस्पेक्ट की बात नहीं कर रहा, मैं सोशल एस्पेक्ट की बात कर रहा हूं, देने के लिए हम सबको एम्पैथिक अप्रोच बनाने की जरूरत है। मैं सबसे कहता हूं, सिंपैथी और एम्पैथी में फर्क है। किसी को बेचारा समझना, मेरा पड़ोसी, मान लीजिए मेरे पड़ोस में एक दिव्यांग बच्चा रहता है, उसको बेचारा मैं समझ लूं और बेचारा समझ के जब मैं उसको ट्रीटमेंट दूंगा तो उसकी डिसेबिलिटी पे ही मैं फोकस करता जाऊंगा, डिसेबिलिटी पे ही फोकस करता जाऊंगा। बेचारा अंधा है, बेचारा बोल नहीं सकता, बेचारा चल नहीं सकता, बेचारा सुन नहीं सकता। लेकिन अगर वो देख नहीं सकता, अगर वो सुन नहीं सकता या चल नहीं सकता, तो वो सिर्फ कुछ प्रतिशत उसके बॉडी पार्ट्स को या उसकी फंक्शनिंग को अफेक्ट कर रहा है। लेकिन जो उसकी एबिलिटी है, उस पर जिस दिन हम फोकस करने लगेंगे, वो होता है एम्पैथी। तो एम्पैथी एक बहुत ही साइंटिफिक टर्म है, जिससे हम दिव्यांग जनों की समस्याओं को वैज्ञानिक तरीके से, मनोवैज्ञानिक तरीके से समझते हैं, और समझ के उसी हिसाब से हम अपनी योजना बनाते हैं। चाहे मनो योजना हो, चाहे हमारी सामाजिक योजना हो, चाहे कम्युनिटी की योजना हो, चाहे पारिवारिक योजना हो, वो योजना बना के फिर हम उनको उनकी एबिलिटी के हिसाब से ट्रीट करते हैं। और तब बच्चे और बच्चों का नजरिया समाज के प्रति बदलता है, और समाज का नजरिया बच्चों के प्रति बदलता है, दिव्यांगजनों के प्रति बदलता है। ये इंटरलिंक्ड है, इंटर रिलेटेड है। इसीलिए इस पैंडेमिक में बहुत महत्वपूर्ण है कि दिव्यांगजनों के प्रति एक एम्पैथिक सोच रख के, उनको फिजिकल डिस्टेंसिंग का फॉलो करते हुए, उनको समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग वो हैं, उनके अंदर क्षमताएं हैं, इसका एहसास कराना है। ये हमारी, आपकी, सबकी नैतिक जिम्मेदारी है, और इस देश का नागरिक होने के नाते ये हमारी ड्यूटी है। इसीलिए आप सबसे निवेदन करूंगा कि आज डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो हम लोगों को ये सब बातें बताएंगे, ज्यादा कॉन्क्रीट तरीके से, ज्यादा स्पेसिफाइड मैनर में बताएंगे। लेकिन मेरा तो बहुत ही जेनरिक और जनरल तरीके से आप सबसे निवेदन है कि बहुत बहुत कठिन समय है, खासकर ऐसे परिवारों के लिए जिनके घर में दिव्यांग बच्चे हैं। उनको इस कठिन समय में होम बेस्ड सर्विसेज कितनी ज्यादा से ज्यादा मिल पाए, ये हम सबको जानना है, और रेफरल, कॉन्क्रीट रेफरल प्रोवाइड करना है कि भाई ये सर्विसेज यहाँ मिलेंगी, आप इनसे फोन कर लीजिए, यहाँ व्हाट्सएप कॉल कर लीजिए, यहाँ फेसबुक पे चले जाइए, इनके यूट्यूब पे चले जाइए। और पिछले कुछ दिनों से, जब से ये पैंडेमिक, पहले भी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जब से ये पैंडेमिक ने थोड़ा रफ्तार पकड़ी है, सीआरसी लखनऊ लगातार
अलग अलग महत्वपूर्ण विषयों पर अभिभावकों के लिए, स्टेक होल्डर्स के लिए, सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए अलग अलग महत्वपूर्ण विषयों पर वेब संगोष्ठी हम करके सबको जागरूक कर रहे हैं। दिन रात हमारे ऑफिसर्स, हमारे स्टाफ आप सबके लिए वीडियो ट्यूटोरियल्स बना रहे हैं, जिसको आप यूट्यूब चैनल पे हमारे देख के आप अपने घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पे, हमारे ट्विटर पे, हमारे इंस्टा पेजेस पे, हमारे यूट्यूब पे हमारे सभी ऑफिसर्स के नंबर भी डिस्प्लेड हैं। अगर आपको उस वीडियो देखने के बाद प्रैक्टिस करने में कहीं कोई कठिनाई आती है तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। रात दिन 24 घंटे सीआरसी लखनऊ आप सबके लिए उपलब्ध है और हमारी सेवाएं ये लगातार चलती रहेंगी। दूसरा, मैं आप लोगों से सबसे निवेदन करूंगा कि आप लोग इस महामारी को बहुत गंभीरता से लें और सरकार समय समय पे जो गाइडलाइन निकाल रही है उसका पालन करें। वो सब हमारे हित के लिए है। मैं अभी भी देखता हूं कि लोग पब्लिक प्लेसेस पे मास्क नहीं पहनते, बहुत इस पेंडेमिक को लाइटली ले रहे हैं, लेकिन ये लाइटली लेने वाली चीज है नहीं, ये बहुत बड़ी विपदा है और हम सब मिलके, हमारा जो व्यवहार है यही इस पेंडेमिक को हरा सकता है। इसलिए सब लोग फिजिकल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें, सरकार की गाइडलाइन फॉलो करें, मास्क पहने और जो भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका प्रदर्शन हमेशा करें और जब आवश्यक हो तभी घर से निकलें, अदरवाइज अपने वर्क प्लेस पे, अपने घर पे रहें। और मुझे लगता है कि बहुत जल्द ही हम लोग इस विपदा से निकलेंगे। मैं फिर से आज के हमारे रिसोर्स पर्सन डॉक्टर इनाम खान साहब का, आप सभी पार्टिसिपेंट्स का फिर से अपने मंत्रालय की तरफ से, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से, अपने सीआरसी की तरफ से स्वागत करता हूं और हमारे सभी कोऑर्डिनेटर्स और दूसरे ऑफिसर्स, टेक्निकल स्टाफ के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सर, आपने बहुत कुछ बता दिया। तो स्टार्ट करें। हाँ संतोष जी, करिए डॉक्टर साहब से प्लीज। हाँ सर, पता है। हाँ सर, स्टार्ट करें। हाँ ठीक है। सबको सबसे पहले नमस्कार। मैं डॉक्टर इनाम खान हूँ और यहाँ पे एज मेडिकल कॉलेज में एज ए मैं HOD हूँ, रिहेबिलिटेशन एंड साइकोलॉजी डिपार्टमेंट का। और पिछले मैं 30 साल से NGO से एक तरह से मेरी मातृभूमि मान के चले, मेरे NGOs है। मैं पिछले 30 साल से मेंटली हैंडीकैप बच्चों के साथ बहुत काम कर रहा हूँ और मैं बड़ा खुश हूँ कि मैं डॉक्टर हूँ, साथ साथ में एक स्पेशल एजुकेटर भी हूँ। तो मैं 91 में मैंने DSE-MR किया था। उस समय से मैं डिसेबिलिटी में वर्क कर रहा हूँ। साथ में मेरा MD भी साइकेट्री में है और मैं यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में एज ए वर्क कर रहा हूँ। पर सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है कि बच्चों का और पेरेंट्स का। हम बात करते हैं, अभी तक जितना भी मैंने आपका CRC के प्रोग्राम अटेंड किए हैं उसमें ज़्यादातर प्रोफेशनल्स है, स्पेशल एजुकेटर्स हैं। हम चाहते हैं कि हमारी कम्युनिटी में हम पेरेंट्स को ज़्यादा इन्वॉल्व करें। हम जो भी कार्यक्रम करते हैं उस पर कम से कम 10-12 पेरेंट को हम इन्वॉल्व जरूर करें, इनको इन्वाइट करें, ज्वाइंटली इन्वाइट करें, ताकि हम जो बात करते हैं हम 10 लोग, 100 लोग, 200 लोगों के बीच में हैं, पर बेनिफिशरीज हमारा पेरेंट है। तो हम पेरेंट को ज़्यादा इन्वॉल्व करें। हम जो बात करते हैं आज NGOs की बात करते हैं, क्योंकि मैं NGOs का 30 साल का अनुभव है। अभी भी मैं NGOs में मेरी मिसेज चलाती है तो मैं पर पूरा सपोर्ट करता हूँ। मेरे डिपार्टमेंट में ज़्यादातर हर तरह के डिसेबल्ड बच्चे आते हैं और मेडिकल कॉलेज में हम उनका असेसमेंट करते हैं और उनको डिस्ट्रिक्ट रिहेबिलिटेशन सेंटर भेजकर उनका सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराते हैं। साथ में हमारा सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट में एज ए मैं काउंसलर भी हूँ, मुझे बुलाते भी हैं वो, कभी कभी मैं जाता भी हूँ। तो हम ज़्यादातर उन पेरेंट्स से मुखातिब होते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं। शहरी क्षेत्र के लोगों को तो जो लोकल स्तर पर जो NGOs है, बड़े बड़े NGOs हैं, सागर में हमारे 4 NGOs हैं, तो उस तरह से पर 200-300 और भी NGO जो सोशल वेलफेयर का वर्क करते हैं, एजुकेशन का वर्क करते हैं। पर डिसेबिलिटी फील्ड में केवल 2 NGOs हैं और हमारे डिस्ट्रिक्ट में यदि डिसेबिलिटी का जो परसेंटेज रेशियो है वो 30 to 40,000 है। तो हमारे पास रिसोर्स पर्सन बहुत कम है। स्पेशल एजुकेटर हमारे पास बहुत कम है। फिजियोथेरेपिस्ट 2 फिजियोथेरेपिस्ट हैं, प्राइवेट में भी तो 1 फिजियोथेरेपिस्ट है, स्पीच थेरेपिस्ट है नहीं है भी तो डिप्लोमा होल्डर है। वो पूरी इतना बर्डन होता है कि उन बच्चों को हम पूरा मोटिवेशन नहीं कर पाते, उनका एजुकेशन नहीं दे पाते, स्पीच थेरेपी नहीं दे पाते। ये बहुत प्रॉब्लम है और इस फील्ड में लोग आना नहीं चाहते। NGO फील्ड बहुत बदनाम है, मैं जानता हूँ क्योंकि मैं 30 साल से मैं कर रहा हूँ। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है फंडिंग की। तो चूँकि हम कोई फंड नहीं लेते, वी आर रनिंग द ऑन रिसोर्स।
तो हम लोग 4-5 लोग अच्छे लोग हैं, वो फंड करते हैं बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट कोई ट्रीटमेंट देते हैं, रिहैबिलिटेशन की जितना भी है, स्पीच थेरेपी देने की कोशिश करते हैं, फिजियोथेरेपी देने की कोशिश करते हैं। मेरी मिसेज भी और मैं भी, मेरे भाई भी और मेरी भाभी भी, सभी को मैंने स्पेशल एजुकेशन में ग्रेजुएट करवाया और सभी को स्पेशल एजुकेशन देकर यही बोला कि आप लोग कम्युनिटी में जाके, अभी तो पेंडेमिक टाइम चल रहा है, तो हम मोबाइल से फ़ोन पे बात करके पेरेंट्स बच्चों को समझा रहे हैं, पेरेंट्स को समझा रहे हैं। और बहुत अच्छा अभी पेंडेमिक समय में ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से मोबाइल पे ज़्यादा एट्रैक्टिव हो गए, क्योंकि एनजीओ फील्ड में यदि पूरे इंडिया में रेशियो देख लें तो नेशनल ट्रस्ट है जो कम से कम 400 या 500 एनजीओ को फंडिंग करता है कि वो रिहेबिलिटेशन बहुत अच्छी स्कीम्स चलाते हैं, जैसा विकास समर समथिंग, पर वो लेकिन लिमिटेशन है, 20 बच्चे वहाँ पर हैं, 20 बच्चे वहाँ पर हैं, पर बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। सबसे ज़्यादा पेरेंट जो परेशान है वो है ग्रामीण क्षेत्रों को। जब तक हम किसी भी स्कीम को लागू करेंगे तो उसके लिए कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन का प्रोग्राम बनाना बहुत जरूरी है। हम लोग भी मेडिकल कॉलेज की ओर से कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम करते हैं। 14 हमने गांव को गोद लिया हुआ है जहां पर हम लोग जाते हैं। अभी तो नहीं जा रहे 1 साल से, क्योंकि पेंडेमिक टाइम चल रहा है, और पेंडेमिक टाइम में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो बच्चों की, बहुत एंजाइटेड हो रहा है, बहुत एक्साइटेड हो रहा है, बहुत उधम कर रहे हैं, और जो उनको रेगुलर स्पेशल एजुकेशन मिलती थी, थेरेपी जो मिलती थी, वो रुक गई। तो पेरेंट अभी परेशान है कि हम बच्चों को किस तरह से रिहेबिलिटेशन की सुविधाएं दे पाए, क्योंकि हमारे जो सीआरसी है, डीआरसी जो है, डीडीआरसी जो है, या स्पेशल स्कूल्स हैं, वो 90% जो है कि सारे बंद हैं। कोई भी फिजिकली किसी के घर नहीं जा रहा है। पर ये एक अच्छा है कि कुछ एनजीओ जो बाहर निकल रहे हैं और पेरेंट्स के घर जाके उनको मोटिवेट कर रहे हैं। कुछ लोग अभी पिछले पेंडेमिक टाइम में हमने कोई 20-25 एनजीओ को लोकल को इकट्ठा किया, जो हमारे मेडिकल कॉलेज के स्टाफ भी है और सभी हैं। उन्होंने जो ग्रामीण क्षेत्र में जाके बच्चों के घर में खाने के पैकेट दिए, उनको सुविधाएं प्रदान की, वहीं पर उनके स्पेशल एजुकेशन का प्रोग्राम बना के दिया, बना के ले गए, पर स्पेशल एजुकेटर भी गए। पर यह है कि उनके साथ हम फिजिकल अट्रैक्शन नहीं कर पाए। 3 साल 6 फीट की दूरी रखना और बात करना, वहाँ पीपी किट नहीं है, वहाँ पर उनको मास्क नहीं है, सैनिटाइजेशन नहीं है, तो प्रॉब्लम्स है कि गांव में भी पेंडेमिक बहुत तेज फैल रहा है। और रही बात बच्चों के साथ, यदि इफेक्टेड हो गया तो उसके साथ साथ परिवार भी इफेक्टेड होता है, तो उसकी देखभाल करने वाला उसका परिवार ही होता है। अभी आपके बहुत सारे मैं वेबिनार देख रहा था, उसमें भी एक सवाल आया था कि पेंडेमिक टाइम में बच्चों के साथ किस तरह से रिहेबिलिटेशन की हम सुविधा दे पाए। बहुत प्रॉब्लम्स है, कोई डॉक्टर बच्चों को देख नहीं रहा है, कोई स्पेशल एजुकेटर नहीं देख रहा है, कोई फिजियोथेरेपिस्ट एक्सरसाइज नहीं करा रहा है। पर हम सीआरसी के बहुत सारे मैंने वीडियोस देखे, बहुत एक्सीलेंट वीडियोस जो कि पेरेंट तक पहुंचना चाहिए। वो मोबाइल मेरे पास है, दूसरे के पास है, जिसके पास है वो देख सकता है, पर ये चीज हम उस कम्युनिटी तक पहुंचाएं, ये मेरी जिम्मेवारी है। जो छोटे छोटे एनजीओ है जो ग्रामीण क्षेत्र में है, उनकी जिम्मेवारी है वो पेरेंट तक पहुंचे। बेसिकली वहां नहीं पहुंचे, पर एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल से उनको इंफॉर्मेशन दे कि इस पेंडेमिक टाइम में बच्चों का रेगुलर रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम चलता है, और उसमें स्पेस थेरेपी, फिजियोथेरेपी, हम साइकोलॉजी में बिहेवियर थेरेपी देते हैं। प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, तो आईक्यू टेस्ट हम लोग कर नहीं पा रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम्स है। तो प्रॉब्लम्स को हम कम तो नहीं कर सकते, पर पेरेंट तक ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल से उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और उनकी समस्या पहले सुने। अभी तक जितनी भी एनजीओ के लोग हैं झिझक जाते हैं कि अरे बहुत परेशान हो रहा है। परेशान नहीं होना, परेशान वो पेरेंट परेशान है, ना कि बच्चा परेशान है। बच्चा तो मेंटली रिटार्डेड है, सेरेब्रल पॉल्सी है, ऑटिस्टिक है, मल्टीपल डिसेबल है, कुछ भी हो सकता है, डेफ डम्ब ब्लाइंड, सभी बच्चे परेशान हैं। अभी वर्तमान में बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, उनके लिए रिहेबिलिटेशन का किसी भी तरह का, तो हमारा छोटे छोटे एनजीओ जो भी ग्रास रूट वर्क है, उनको मैं सबसे पहले नमन करता हूँ। इस ग्रुप में होंगे अभी, और जितने भी स्पेशल एजुकेटर हैं, हमारी जिम्मेवारी है कि हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करें, उनके पेरेंट को हम मोटिवेट करें। और एनजीओ चलाना बहुत सरल काम नहीं है। 4 लोगों से एनजीओ बना के किसी तरह की योजनाओं का संचालन नहीं किया जा सकता, इसके लिए प्रोफेशनल चाहिए, और प्रोफेशनल जब तक हमारे पास नहीं हुए तब तक किसी भी तरह की हम रिहेबिलिटेशन की स्कीम्स को और प्रोग्राम को हम फॉलो नहीं कर सकते। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस से भी मैं बहुत डीपली जुड़ा हुआ हूँ, और अभी लास्ट ईयर ही मैं नेशनल ट्रस्ट के चेयरमैन का इंटरव्यू देने गया था। मुझसे भी यही बात किया था कि वर्तमान पेंडेमिक में क्या होगा। पेंडेमिक समय नहीं था, पर पूछा गया कि यदि कोई महामारी में कुछ हुआ तो बच्चों के लिए आप क्या करेंगे। तो बड़ा मुझे भी दुख हुआ कि आज
कि मैं एक डॉक्टर होके एक रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल होके मैं अपनी बात नहीं रख पा रहा हूँ। तो वो बहुत बड़ा गूढ़ विषय है। तो एनजीओ को आना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा, क्योंकि सरकार के हाथ लिमिटेड है, हम लिमिटेड है, आप लोग लिमिटेड हैं। हम मेडिकल कॉलेज में 40 लोगों का स्टाफ है, पर रिहैबिलिटेशन की स्कीम को फॉलो करने के लिए हमारे पास 1000 लोग चाहिए। 1000 लोग चाहिए तो 1000 लोगों को हम रोजगार देना, पैसा भी देना, और पैसा बहुत कम है। पैंडेमिक समय में पैसे की बहुत क्राइसिस है, लोगों दे नहीं सकते, खाने के लिए पैसा नहीं है, उनके पास रहने की जगह नहीं है, बीमारी है पर उसके लिए पैसा नहीं है। हमारे मेडिकल कॉलेज में रोज 1000 लोग आते हैं। बड़ी दिक्कत होती है कि सभी को दवा नहीं दी जा सकती, सभी को रिहैबिलिटेशन की इसकी लाभ नहीं दिया जा सकता, सभी को प्रॉब्लम्स हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स है पेरेंट्स। तो हमारे जो भी प्रोग्राम्स होते हैं कि हम पेरेंट्स के ऊपर ज़्यादा मोटिवेट करें। हमारे जितने भी स्पेशल एजुकेटर्स यहाँ सुन रहे हैं, स्टाफ सुन रहा है, तो कोशिश करें कि हम पेरेंट को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करें। और दूसरा, क्योंकि हम एनजीओ का एक सब्जेक्ट लेकर आए, तो एनजीओ के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। एनजीओ का काम अभी से नहीं है, सनातन समय से है। जब श्री राम जी गए थे रावण को मारने के लिए, तो उनकी जो सेना थी वो सब वॉलंटियर सेना थी, वही तो है एनजीओ, वही तो एनजीओ है। हम सनातन से देखते आ रहे हैं, वर्तमान में हम देख रहे हैं। आज जो मेडिकल कॉलेज के बाहर बहुत सारे लंगर लगाए बैठे हुए हैं, सिंधी समाज के लोग हैं, पंजाबी समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, लंगर लगाए, यही तो एनजीओ का काम है। लोगों से अपने, हमारे पास से पैसा नहीं है, पर कम्युनिटी से हम छोटा छोटा चंदा लेके, छोटे छोटे सहयोग लेके हम लोगों को तकसीम कर रहे हैं, बांट रहे हैं। ये एनजीओ है। एनजीओ कमाने के लिए नहीं होता, कमाने के लिए अलग एनजीओ होती है। 3 तरह के एनजीओ होते हैं, बहुत सारे, आप लोग भी जानते होंगे। एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें तो भारत सरकार ही पूरा, राज्य सरकार ही संचालित करती है। दूसरा ट्रस्ट एक्ट होता है, जिसके अंदर में ट्रस्ट बना देते हैं कई लोगों को मिलके, और उन यदि कोई परिवार है तो वो ट्रस्ट चलाता है, तो ट्रस्ट से बहुत सारी स्कीम चलती हैं। मेडिकल कॉलेज चला लेते हैं, कोई भी डिप्लोमा करा, टेक्निकल डिप्लोमा डिग्री कराते हैं, कॉलेज चलाते हैं। उसी तरह से कंपनी अधिनियम में भी कंपनीज चलाते हैं, वो भी एनजीओ होते हैं, और उनका फंड होता है सीएसआर फंड होता है। तो वो इस्तेमाल भी अपने बहुत सारे पैंडेमिक समय में अभी कर रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं बहुत सारे। तो अजीम प्रेम जी जो उनका एनजीओ है, वो ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं, दे रहे हैं, फ्री दे रहे हैं। टाटा इंस्टीट्यूट वो है जो बहुत बड़ा, जिसमें मेरे को बड़ी खुशी है कि मैं भी टाटा इंस्टीट्यूट का मैं एक मेंबर रहा हूँ, और वहाँ से मैंने एजुकेशन लिया 96-97 में, पीजी रिहैबिलिटेशन किया था मैंने वहाँ से। तो मुझे अच्छा लगा कि हम अच्छे लोगों से जुड़े, अच्छे रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल वर्कर से मिले, अच्छे प्रोफेसर से मिले। हर आदमी एक अपने आप में डिग्निटी रखता है, पहचान रखता है, उसकी अपनी अपनी क्षमता है, और क्षमता का प्रदर्शन हम घर बैठकर या डिपार्टमेंट बैठकर नहीं कर सकते, हमें कम्युनिटी से जुड़ना होगा। और बिना कम्युनिटी से जुड़े आपकी वैल्यू नहीं हो सकती। तो किसी भी एनजीओ में हर चीज पैसा मायने नहीं रखता, पैसा मिलता है, पर पैसे का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। उस पैसे का इस्तेमाल जिसके लिए हमें मिला है वो वहां तक करना चाहिए। सैलरी दे दी, कुछ बचता है, हर चीज, मैं भी हूँ, मैं भी एनजीओ चलाता हूँ, मुझे भी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस से ग्रांट मिला, पर हमने एक बार 2 बार लिया, उसके बाद बंद कर दिया, क्योंकि हर चीज ऑनलाइन है। अभी वर्तमान में जितने भी सीएसआर फंड के लिए या ग्रांट के लिए बहुत सारी फेक एनजीओ है, बहुत फेक एनजीओ, बहुत फेक एनजीओ हैं जो कंसल्टिंग के नाम से पैसा मांगती है एनजीओ से, और ग्रांट दिलाने की बात कर, नहीं, हर चीज ऑनलाइन है। आप जिस भी डिपार्टमेंट का ग्रांट लेना चाहे तो सबसे पहले आप अपने एनजीओ को रजिस्टर्ड तो करो। पहले एनजीओ रजिस्टर्ड होना चाहिए, प्रोफेशनल्स होना चाहिए, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, बच्चों जिस फील्ड में आपको काम करना है, यदि एमआर फील्ड में काम करें, स्पेशल टॉयज होना चाहिए, स्पेशल बुक्स होना चाहिए, स्पेशल एजुकेटर होना चाहिए, हर चीज तो चाहिए। जिस भी डिसेबिलिटी में हम वर्क करते हैं वहां पर हमारे पास सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि 4 लोगों का रजिस्टर्ड करा लिया, एनजीओ चल गया और एप्लीकेशन भेज दिया और फर्जी बच्चों का नाम दे दिया, ये नहीं करना है। ये करने से एनजीओ नहीं होता, ये तो पैसा कमाने का हो गया। यदि हम सोशल फील्ड में हैं, समाज कल्याण के फील्ड में है, डिसेबिलिटी के फील्ड में है, हमें खुल के आना पड़ेगा। एक फिजियोथेरेपिस्ट को अपनी क्लिनिक चलाता है, शाम को क्लिनिक चलाएगा, पर कोई एनजीओ में जाके वहाँ पे 2 घंटे 1 घंटे वर्क करता है, बेसिकली उसको थोड़ा सा पैसा मिलता है, 200-500 जितना भी कंसल्टिंग फीस मिलती है। स्पेशल एजुकेटर को 500-600 हज़ार रुपये मिल जाएंगे, पर हर चीज सैलरी से नहीं होती। हमारे भी अदर भी रिसोर्स होना चाहिए। हम जो काम कर रहे हैं, जहाँ हम जॉब कर रहे हैं 6 घंटे 8 घंटे का, पर हमारा ये होना चाहिए कि सेकेंडरी जॉब हमारे पास होना चाहिए, सेकेंडरी का वर्क हमारे पास होना चाहिए, ताकि 4 पैसा हम दूसरी तरफ से भी हम कमा सकें, किसी सैलरी पे नहीं। अभी हमारे मिनिस्ट्री में बहुत क्राइसिस चल रही है,
एनजीओ को पैसा समय पे नहीं मिल पा रहा है। जो हमारा नेशनल ट्रस्ट है उसका भी फंड है बहुत कम हो गया, और स्कीम में भी बहुत कटौती कर दी। तो ऐसा नहीं है कि मिनिस्ट्री बच्चों के लिए नहीं सोच रहा, बहुत कुछ सोच रहा है, टीएलएम बांट रहा है, पर टीएलएम बांटने से बच्चे का रिहेबिलिटेशन नहीं होता। उसके लिए जरूरी है कि उस टीएलएम से बच्चों को ट्रेंड किया जाए। तो किसको ट्रेंड करेंगे? वो स्टूडेंट। तो हमारे पास स्पेशल एजुकेटर हर बच्चे के घर जाएगा। हमारा ये वर्क है, हमारा ये काम है, जहाँ हमारा उद्देश्य है और जहाँ हमारी जिम्मेवारी जब हमारी आती है, सबकी नहीं, हमारी जिम्मेवारी आती है, हम पेरेंट को सबसे पहले टीच करें, उसको हम समझाएं, उसको हम सिखाएं कि आपके बच्चे को किस तरह से टीएलएम का इस्तेमाल करना है, किस तरह से स्पीच थेरेपी का थोड़ा सा, क्योंकि महिलाएं बहुत घर में बहुत बर्डन होता है, सुबह से उठती हैं, अब चूल्हा चक्कर लेकर रात को बिस्तर बिछाने तक का बहुत काम होता है। पर बच्चे के लिए वो सबसे पहला जो टीचर है इज अ पेरेंट। मेरे साथ अभी भी 2 पेरेंट जुड़े हुए हैं। मैंने उनको अनुरोध किया था कि जुड़ें और देखें। तो मैं भी जो पैरा ओलंपिक में मध्य प्रदेश का चेयरमैन भी हूँ, और वेबिनार हम लोग करते रहते हैं पेरेंट्स के लिए। हम कॉलेज से भी वेबिनार करते हैं अपने जितने भी पेशेंट हैं। कभी क्योंकि मैं भी, हमारा मेडिकल कॉलेज में कोविड का सेंटर है, तो उसका भी मैं इंचार्ज हूँ कोविड महामारी का। तो ऐसा भी लगता है कि मैं भी इन्फेक्टेड हो चुका हूँ, कोविड मुझे भी हो चुका है। तो मेरी समस्याएं हैं, 1 महीने तक मैं हॉस्पिटल में रहा। पर मेरे परिवार में भी मैं बताता हूँ कि मैं भी एक पेरेंट हूँ। मेरा बेटा भी डाउन सिंड्रोम है और मेंटली रिटार्डेड है। तो मैंने कभी बच्चे को ये नहीं सोचा कि वो डिसेबल्ड है। पर बच्चे को जब पैंडेमिक टाइम में, मैं जब मेडिकल कॉलेज से या क्लिनिक से आया था, तो ये कहा था बच्चों को दूसरे कमरे में कर दो, मैं निकल रहा हूँ तो इन्फेक्टेड हो सकते हैं। मेरे कपड़े वहाँ पर उतार दिए। मैं जिस बर्तन में खाना खा रहा हूँ, वहाँ बर्तन बच्चों को नहीं होना चाहिए, बर्तन में बच्चों को अलग होना चाहिए। तो इस पैंडेमिक टाइम में यदि घर का कोई इन्फेक्टेड हुआ है, तो उसमें आइसोलेशन करना बहुत जरूरी है, घर में रहना बहुत जरूरी है। अभी ये लास्ट जो आपका वेबिनार हुआ था, उसमें भी यही बात चली थी, किस तरह से हम पैंडेमिक समय में डिसेबल्ड बच्चों के आइसोलेशन में किस तरह से मदद करें। मैंने क्वेश्चन का भी आंसर दिया था। तो सतत में हम जो हमारे बच्चे की साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स आ रही है, वो हाइपर एक्टिव हो रहा है, एक्साइटेड हो रहा है, चिल्ला रहा है, और ज्यादातर प्रॉब्लम्स आ रही हैं ऑटिज्म बच्चों के लिए। बहुत ऑटिस्टिक बच्चे हैं, बहुत उधम कर रहे हैं, और वो घर में मान के चले कि पेरेंट ही तो उनको संभाल रहे हैं ना, तो वो बाहर नहीं निकल रहे हैं, स्पेशल स्कूल्स नहीं जा रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम्स है कि बच्चों के साथ साथ पेरेंट भी परेशान हो रहा है, वो भी एक मेंटली सिक से जा रहा है। तो किसी को नींद नहीं आ रही है क्योंकि मेरा बच्चा ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। तो मेरा बच्चा उठ जाता है, रात को 11 बजे उठ जाता है, 12 बजे उठ जाता है, मेरे कोई फोन, सर ये सो नहीं रहा, नींद की गोली दे दो। तो नींद की गोली देना सोल्यूशन नहीं है। सबसे पहले ये है कि उस बच्चे को हम किस तरह से उसको उसकी एक्टिविटीज़ में हम इन्वॉल्व कर सकें। इन्वॉल्वेशन करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि वो टीवी देख रहा है। अभी बच्चों का एक मैंने क्वेश्चन किया था, जब मैं इंटरव्यू देने गया था चेयरमैन का नेशनल ट्रस्ट का, मुझसे यही क्वेश्चन किया था, डॉक्टर साहब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अभी आने वाली क्या है? तो मैंने ये कहा था कि मोबाइल। पर मोबाइल हमारे लिए बहुत जरूरी है, पर हमने बच्चों को अभी ऑनलाइन एजुकेशन देने के नाम से बच्चों को मोबाइल पकड़ा दिया। एक एक 10-10 हजार के मोबाइल बच्चों को पकड़ा दिया। एक घंटे की क्लास है, पर बच्चा 24 घंटे मोबाइल में लगा हुआ है और फोन वीडियो देख रहा है, फोन टीवी देख रहा है, बहुत सारे इलीगल जो साइट्स हैं उसको देख रहा है। उससे क्या हो रहा, बच्चे में और भी मेंटल प्रॉब्लम्स आने लगे। अभी भोपाल से, सीहोर से भी मैडम वो बता रही थी वेबिनार में, जो आपका वेबिनार था, तो उसमें भी मेरे अच्छा लगा कि लोग अवेयर तो हैं और होना भी चाहिए। और एनजीओ का मतलब ये मत सोचे कि हम इससे पैसा कमाना है। हम समाज कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं, समाज सेवा के लिए कार्य कर रहे हैं, तो वो हमारा उद्देश्य एनजीओ का वो होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा जरूरी है, हम वेबिनार के माध्यम से, ट्रेनिंग के माध्यम से नई नई टेक्निक हम सीख सकते हैं, और सीखना भी चाहिए। और हमारे जो जितने भी एनजीओज हैं, उनको मेंबर्स हैं, जहाँ काम आप लोग करते हैं कोई लोग, अब ये जरूर है कि लखनऊ का ही सीआरसी नहीं है, छत्तीसगढ़ का सीआरसी है, बेल्लोर का सीआरसी है, भोपाल का सीआरसी, वो भी छोटे छोटे प्रोग्राम वेबिनार से कर रहे हैं, उनको भी अटेंड करें। और सबसे ज्यादा जरूरी है, हम जो वेबिनार अटेंड कर रहे हैं उसको अटेंड करें। उसमें क्या आदमी क्या बोल रहा है, वो अपना क्या विचार रख रहा है, वो क्या समस्या बता रहा है, उस समस्या को आप सुने, उससे प्रश्न बनाएं और प्रश्न पूछें और प्रश्न का जवाब पाएं।
ऐसा नहीं है कि सर्टिफिकेट ही जरूरी है, हर चीज के लिए सर्टिफिकेट जरूरी नहीं कि नहीं मैंने वेबिनार अटेंड किया मेरे पास सर्टिफिकेट हो गया, ये नहीं होता। सीखना बहुत जरूरी है, जब तक हम सीखेंगे नहीं। मैं आज वो एमडी हूँ, बहुत सारी मैंने डिप्लोमा डिग्री करे, इतना करे कुछ नहीं, मैं आज भी पढ़ रहा हूँ, अभी भी मैं पढ़ रहा हूँ, कम्युनिटी हेल्थ का मैं पीजी डिप्लोमा कर रहा हूँ। तो मैं इस उम्र में भी पढ़ रहा हूँ इसलिए कि मैं कुछ सीख रहा हूँ। और ये कोशिश करें, हर चीज मोबाइल नहीं है, मोबाइल फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम सब नहीं है, सब इन्फॉर्मेशन उस पर नहीं है। बहुत अच्छी किताबें हैं हमारे पास, बहुत अच्छी किताबें हैं, वो पढ़िए, उसमें बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक है, उसका इस्तेमाल कीजिए। हेलो, चलो। तो अभी एनजीओ की एक प्रॉब्लम ये आती है, 3 प्रॉब्लम्स है एनजीओ के साथ। लोग तो सबसे ज्यादा है कि एनजीओ पे विश्वास नहीं करते, विश्वसनीयता की कमी है। तो सही बात है, कई जगह है, कई एनजीओ तो काम करते तो हैं पर दिखावा के लिए। जहाँ पे उन्हें तो 100 बच्चों को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, 5 बच्चे आ रहे हैं, 5 बच्चों के लिए 100 बच्चों की अटेंडेंस डाल दी। स्पेशल एजुकेटर नहीं है, पता चला कि वो दूसरी स्कूल में काम कर रहा है, कहीं दूसरी जगह काम कर रहा है, तो वो दूसरी जगह उसका नाम है। तो विश्वसनीयता की कमी है, जब इंस्पेक्शन होता है तो बात खुलती है। मैं भी मेरा एनजीओ में भी प्रॉब्लम्स है और फेस करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि फंडिंग की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है। स्पेशल एजुकेटर वाला हरासमेंट हो जाता है, सर 5,000 में क्या होता है, पर हम 5,000 में हम आपको टोकन मनी दे रहे हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है। और ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि समझना, एनजीओ और गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट में एक शब्द का अंतर है, नॉन और गवर्नमेंट। तो हम गवर्नमेंट की बॉडीज नहीं है, पर गवर्नमेंट यदि में कोई फंड देता है, ये मान के चलिए कि वो आपके पीछे कैमरा लगा के बैठा, मैंने 100 रुपए दिया तो तुम्हें 100 ही खर्च करना है, कहाँ करना है उसका यूटिलाइजेशन दे दो, बच्चों पे कौन को किया है उसके बच्चों का इन्फॉर्मेशन दे दो, तो उसका फीडबैक भी चाहिए। मिनिस्ट्री ऐसा नहीं, कोई भी पैसे, यदि मैं अपने पिताजी से 100 रुपए मैंने लिए तो पिताजी कहाँ खर्च कर दिए पैसे, 100 रुपए दिए तो पूरा खर्च कराए। तो ऐसा नहीं है कि जिस तरह से पिताजी ने मुझसे 100 रुपए की जानकारी मांगी, 100 रुपए कहाँ खर्च करे, सरकार भी यही चाहती कहती है कि यदि मैंने तुम्हें 100 रुपए दिया तो 100 रुपए खर्च होना चाहिए, अच्छी जगह खर्च होना चाहिए। तो कई लोग करते भी है, कमाने के लिए भी करते हैं, एनजीओ खोलते हैं, बहुत कमाते हैं, कमा भी रहे हैं, कोई उसमें बुरी बात तो नहीं, पर बुरा तो है। तो वो अपने आप से धोखा दे रहा है, सरकार को धोखा दे रहा है, समाज को धोखा दे रहा है। जो लोग कमाने के उद्देश्य से समाज कल्याण के क्षेत्र में आते हैं वो कभी सक्सेस नहीं होते। एक दिन के बाद में 30 साल हमने एनजीओ चलाया और 2 एनजीओ हमने बंद कर दिए, अभी वर्तमान में 2 है चला रहे हैं, और हम अपना वॉलंटरी वर्क कर रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। और हम वेबिनार में भी पेरेंट्स को जोड़ते हैं। मैं अभी बैठा हूँ, मैं मेरे बाजू में 4 लोग बैठे हैं और मुझे मेरी सुन रहे हैं, मेरा स्टाफ है, कलीग है, स्टूडेंट्स है मेडिकल कॉलेज के। तो दूसरा है एनजीओ में पारदर्शिता। यदि हम कोई हमें पैसा 10 रुपए भी मिल रहा है, 20 रुपए भी मिल रहा है, ग्रांट से मिल रहा है या अनुदान से मिल रहा है, यदि हमें एग्जाम्पशन एपीजी एग्जाम्पशन मिल रहा है, एफसीआर से मिल रहा है, 12 से मिल रहा है, सीआरसी फंड मिल रहा है, हम ये कोशिश करें कम से कम बच्चों तक 50% तो हम सेवाएं प्रदान कर सकें। ये पारदर्शिता होना चाहिए। और जो भी चीज हम खरीदते हैं, खर्च करते हैं, उसका एक बिल होना बहुत जरूरी है। तो बिना बिल के तुमने खर्च क्या किया यार, 100 रुपए दिए थे और तुम्हें 90 रुपए खर्च करिए, 10 रुपए कहाँ है यार, वो तो सर खत्म हो गया। ऐसा नहीं सर है, वापस कर दो। तो हमारे बीच में पारदर्शिता, एनजीओ में पारदर्शिता होना बहुत जरूरी है। तीसरी प्रॉब्लम आती है विकास संबंधी गतिविधियां। बच्चों को स्कूल में बुला के स्पेशल एजुकेशन देना ही सब कुछ नहीं है, उन बच्चों का सोशलाइजेशन करना भी बहुत जरूरी है, इंक्लूसिव भी करना बहुत जरूरी है। लास्ट अभी वेबिनार में मैं सुन रहा था पांडे सर को, इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में बहुत बताया कि मैं ग्रामीण क्षेत्र में, वो नागालैंड में कहाँ पे ईस्टर्न एरिया में गए थे, वो काम किया, बहुत काम किया। पर हम भी काम करते हैं, काम कर रहे हैं, सब काम करते हैं, सब अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करते हैं और करेंगे भी। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छा करेंगे। पर पेंडेमिक समय में सभी को जागृत होना पड़ेगा, एकत्रित होना पड़ेगा, और हमें कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन क्या मोटो लेकर चलना होगा। क्लासमेट एजुकेशन में बच्चों का कभी डेवलपमेंट नहीं हो सकता। हम काका गागा से नाना करके बच्चों को नहीं कर सकते, ABCD नहीं सिखा सकते, 1 2 3 नहीं सिखा सकते, सिखा देंगे उससे फायदा क्या। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि बच्चों का हम एकेडमिक और सोशल कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत ज्यादा करें। सोशल डेवलपमेंट तो मेन चीज है ही। परिवार को इन्वॉल्व करिए, बच्चों को स्पेशली स्कूल में बच्चे आते हैं कि जो कोशिश करें हफ्ते में 2 दिन पेरेंट को बुलाएं, हम जो पढ़ाते हैं सिखाते हैं पेरेंट को भी समझाएं। ऐसा नहीं है रिजल्ट दे दिया A+, B+, C+, नहीं, उससे नहीं होगा।
हमारे तो बच्चे के पूरे रिहैबिलिटेशन के लिए तन मन से ही काम करना, धन अलग छोड़ दीजिए। और जब तक कि इन्वॉल्व हम नहीं होंगे और इसमें एनजीओ को जो शर्माइए मत कि अरे वो बड़ा एनजीओ है, वो एनजीओ ठीक नहीं है, अरे डीडीआरसी में क्यों जाए, सीआरसी में क्यों जाए। जहाँ से लाभ बच्चों को मिल सकता है वहां से दिलाने की कोशिश करें, जहाँ से शिक्षा मिलती है वहां से एक बिंदु तक का भी शिक्षा मिलती है वहां जाकर शिक्षा लेना बहुत जरूरी है। जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे तब तक आप किसी को शिक्षा दे नहीं सकते। तो हमारे जो मैं स्पेशल एजुकेटर हूँ, मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ। मैं 92 93 में स्पेशल एजुकेशन में मैंने किया और मैं NIMH भी कई बार गया, NIMH NIH सभी नेशनल इंस्टीट्यूट का विजिट किया। वहाँ की बहुत एक्टिविटीज बहुत अच्छी है, पर जुनैन वो वहीं तक सीमित है, वो सभी कम्युनिटी के लिए नहीं है। हम चाहते हैं आज DDRC खोले, अगर DDRC में 8 या 10 लोगों का स्टाफ 10,000 बच्चों के लिए पूरी सेवाएं नहीं दे सकते। वो सर्टिफिकेट बनाने में लगे रहते हैं, बच्चे आए तो ठीक है दे दिया, पता चला कि वो हॉस्पिटल में भी ड्यूटी लगा दी, नहीं वो ये गाड़ी भी चला रहा। ये चीज नहीं होनी चाहिए। हम प्रोफेशनल्स हैं, आप प्रोफेशनल्स हैं, हमारी जो क्षमता है हम क्षमता का प्रदर्शन करें, उसका लाभ बच्चों तक, पेरेंट्स तक और समाज तक हम पहुंचाएं। ये हमारी जिम्मेवारी है। और जब तक हम अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे तब तक समाज में इन बच्चों का डेवलपमेंट, विकास नहीं हो सकता। और रही बात बच्चों के परिवार के मानसिक स्तर पर, हमारे सीहोर में मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान बना है, उसका लाभ भी मिलेगा लोगों को। और एक उसका टोल फ्री नंबर भी है, कोई मानसिक रोग से संबंधित प्रॉब्लम तो वो भी जानकारी ले सकता है। इस बीच में और कोई व्यक्ति, यदि मैं अभी और बोलूं तो ये एनजीओ फील्ड बहुत बड़ा है और बहुत सवाल है और बहुत विषय है। तो किसी को मेरी बात समझ में आई और नहीं समझ में आई तो कृपया प्रश्न कर सकते हैं, मैं उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा और मार्गदर्शन करने की कोशिश करूंगा। बताएं सर। सर राजीव बात कर रहा हूँ CRC लखनऊ से। सर थोड़ा सा सर प्रकाश डालें कि इस पेंडेमिक जो भी फिलहाल सिचुएशन चल रहे हैं इसमें एज एनजीओ आपने बात करा सर, ठीक है एज एनजीओ क्या होता है, एनजीओ क्या करता है, दैट इज फाइन। बट सर जो आज का हमारा टॉपिक था रोल ऑफ एनजीओ एंड कम्युनिटी फॉर PWD, तो इस पेंडेमिक में एज ए एनजीओ कैसे हम वो अपने जो बेनिफिशियरी हैं PWD उन तक कैसे मैसेज हम पहुंचा सके, सर इस पे थोड़ा प्रकाश डालें प्लीज। ओके, अभी मैंने अपने इस वक्तव्य में मैंने बताया था पेंडेमिक में हम मेडिकल कॉलेज से कुछ पेरेंट्स से जुड़े हुए हैं, पर पेंडेमिक समय में ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि जो परिवार कोविड से इन्फेक्टेड है, मतलब उनको संक्रमण हुआ है, उस बच्चा यदि उस परिवार में बच्चा है तो उस बच्चे को वो इन्फेक्शन ना हो, उससे कैसे हम बचाने की कोशिश करें। सबसे पहली बात जो होगी, क्योंकि जितने भी हमारे पास जो बच्चों का डाटा होता है या बच्चों के फोन्स होते हैं, पेरेंट्स के फोन होते हैं, वो सब प्राय सब स्कूल्स में होते हैं, सब स्पेशल एजुकेटर पास होते हैं। पर अभी वर्तमान में सभी कोई फोन उठाने की कोशिश नहीं करता। पर हमारे जो एनजीओज हैं एक छोटा सा काम जरूर कर सकते हैं। आप उनके कंटेनमेंट एरिया में जाकर उनके परिवार के लोगों को बाहर बुलाकर उनको समझाइए कि आप अपने बच्चे को, यदि किसी व्यक्ति को कोविड हुआ है, यदि वो आइसोलेशन में है, तो उस बच्चे को उस एरिया में जाने से मना करना है। उसको बच्चे को ज्यादातर अपने माँ दादा दादी जो होंगे उनके पास रखने के लिए आपको बोलना है। दूसरा ये है कि अभी कोरोना की कोई दवाई तो है नहीं, पर बचाव ही दवाई है। ये कोशिश करें, यदि पेंडेमिक टाइम में घर में किसी बच्चे को, परिवार के सदस्य को यदि कोरोना हुआ है, तो बच्चे को, परिवार के लोगों को उस जिस एरिया में बच्चा है, परिवार का सदस्य है, तो मास्क लगाने की कोशिश जरूर करें। यदि वो कोई दरवाजे छूता है या पलंग कपड़े छूता है या कपड़े धुलते हैं, ये कोशिश करो कि उसका सैनिटाइजेशन करना बहुत जरूरी है। हर बच्चे का सैनिटाइजेशन के लिए बोलना है। और उस बच्चे को, उस व्यक्ति को, परिवार में जो प्रोटीन वाला खाना बहुत जरूरी है, फल फूल बहुत देना जरूरी है, साग सब्जी देना बहुत जरूरी है सभी के लिए। और एनजीओ जो भी है, हमारे जितने भी एनजीओज हैं जो काम कर रहे हैं इस फील्ड में, वो मोटिवेशन करें पेरेंट्स के लिए और छोटे छोटे से प्रोग्राम बनाकर पेरेंट्स को दें और समझाएं। ये हमारी जिम्मेवारी के साथ साथ एनजीओ की जिम्मेवारी होती है कि वो इस संक्रमण समय में पूरा सपोर्ट करें, पेरेंट का सबसे ज्यादा सपोर्ट करें। सर
और दूसरी बात, हाँ हाँ बोलिए बोलिए। हाँ सर, आप बताएं, आप बताएं। हाँ, मैं दूसरी बात ये कह रहा था, ये तो हो गया पैंडेमिक में परिवार को सपोर्ट करना। अब सपोर्ट करने के लिए वो जो स्पेशल एजुकेटर है, डॉक्टर, उस कंटेनमेंट जोन में तो नहीं जाएगा, पर हमारी जो जिम्मेवारी है, कि एनजीओ की जिम्मेवारी है, मेरी भी जिम्मेवारी है, मैं भी जाता हूँ, तो मैं पीपी किट पहन के जाता हूँ, पेरेंट्स से बात कर लेता हूँ, पर सभी नहीं जाते और अलाउ भी नहीं होता इस समय में। तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स है, जो ऑटिस्टिक चाइल्ड है, ऑटिज्म के जो चिल्ड्रंस है, उनकी बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिविटीज वो होती है। उसको समझाने के लिए पेरेंट्स से जरूर आपको, हमारी जिम्मेवारी है या आपकी भी जिम्मेवारी है कि उनसे कांटेक्ट करें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चे में, ये हो रहा है कि बच्चों में इसमें इन्वॉल्व करके रखना है। साथ साथ में मेंटली रिटार्डेड बच्चों के साथ या मल्टीपल डिसेबल्ड बच्चों के साथ, डेफ ब्लाइंड बच्चों के साथ भी प्रॉब्लम्स हैं। सेरेब्रल पॉलिसी वाले बच्चों की तो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। वो बच्चे में यदि मल्टीपल डिसेबल्ड है, घर में सो रहा है, यदि पॉजिटिव है कोई घर का सदस्य, तो ये डर रहता है क्योंकि इन बच्चों की इम्यूनिटी कम होती है। सेरेब्रल पॉलिसी मल्टीपल डिसेबल्ड बच्चों की जो है इम्यूनिटी कम होती है और ये भी इन्फेक्टेड होने के 100% चांस होते हैं इनमें। तो इससे बचने के लिए हमारे घर में भी एक कंटेनमेंट जोन बनाना बहुत जरूरी है। किचन को भी एक कंटेनमेंट जोन बनाना जरूरी है, बाथरूम को भी बनाना जरूरी है, जो लिविंग रूम है वो अलग है, वो जो जिस कमरे में है वो क्वारंटाइन है, उसको भी बड़ा बच के रखना है कि बच्चा उस क्षेत्र में ना जाए। ये हमारे को बताना जरूरी है सर। Okay, thank you, sir. Any other questions from the participants? सर एक क्वेश्चन आ रही है। ये एक क्वेश्चन आया कि हम समाज को, परिवार, कम्युनिटी किस तरह से जागृत कर सकें। ठीक है, अब हाँ, इसका मैं जवाब देना चाहूँगा। एक्चुअली पैंडेमिक टाइम में किसी को भी, अभी कोरोना कर्फ्यू है और किसी को भी जाने का अभी वो नहीं, अधिकार नहीं है। पर हम जो हमारा जो स्वास्थ्य विभाग है, जो उसका एमपीडब्ल्यू है, जो उनसे रेगुलर परिवार से कांटेक्ट में रहता है, तो उस एरिया के जो आजू बाजू के लोग हैं, तो ये हम कोशिश कर सकते हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा उनके नंबर मिल जाए, तो उनको हम समझा सके कि उनके परिवार में ऐसा बच्चा है और पैंडेमिक टाइम चल रहा है, तो आप लोग घबराएं नहीं, आप लोग इन्फेक्टेड नहीं होंगे। क्योंकि यदि आप सुरक्षित रहेंगे, सुरक्षा के पूरे उपकरण रहेंगे आपके पास, मास्क रहेगा, सैनिटाइजेशन रहेगा, सोशल डिस्टेंसिंग रहेगी, तो लोगों को हम मोटिवेट कर सकते हैं कि एक दूसरे से थोड़ा दूरी बना के रखें। तो पैंडेमिक टाइम में कब किसको कैसे वायरस उसके लंग्स में चले जाएं, आप पता नहीं चल रहा। Okay, thank you, sir. Any other questions, please? यदि कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं अभी। अमित जी, आप पार्टिसिपेंट्स अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आपको मैसेज बॉक्स में टाइप करके डाल सकते हैं, या तो सर से डायरेक्ट। प्रश्न क्या किया, आवाज उनकी बहुत ज्यादा दब रही है। प्रश्न क्या किया उन्होंने? प्रश्न सर अभी कोई आया नहीं है, मैसेज बॉक्स में चेक कर रहा हूँ। ओके 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 ओके। नहीं, यदि मैसेज बात में मिलेगा तो वैसे भी बोल सकते हैं। अगर कोई डायरेक्ट अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो डॉक्टर साहब उनको डायरेक्ट भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आकर के वो पूछ सकते हैं। पार्टिसिपेंट से अनुरोध है कि कृपया अपने क्वेश्चन वो डायरेक्ट भी आकर पूछ सकते हैं। हाँ, पूछ सकते हैं। और पैंडेमिक टाइम में किस तरह से कोरोना से बचना है वो भी मैं इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जी सर। है ना। सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा 10 मिनट बाद। तो हाँ, तो मैं ये कहना चाहूँगा पैंडेमिक टाइम में सबसे ज़्यादा बहुत ज़रूरी है इस वायरस से बचने के लिए कि कुछ हमारे परिवार में जेन्युइन चीज़ें, कुछ खाने की चीज़ें हैं जो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, और कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो यह है कि आप साग सब्जी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करें, और हाई प्रोटीन की जितने भी दालें हैं उसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करें। और जो खट्टा खाते हैं वो कोशिश करें कि नींबू का इस्तेमाल ज़्यादा करें, और भाप जो है
वो आप उसको भाप सामान्य पानी को उबाल लीजिए, उसमें जो भाप लगती है वो उसको आप भाप को लें, तो उससे 50% तक जो है कि बैक्टीरिया का वायरस का इन्फेक्शन कम होता है। साथ 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 अभी जो फ्लू का सीजन चल रहा है, मेरा हम लोग तो डॉक्टर का सीजन चलता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि फ्लू और सर्दी खांसी बुखार, पेट में दर्द, और अभी दस्त ज़्यादा हो रहा है बच्चों को, आदमियों को भी हो रहा है, तो डरे नहीं, ये फ्लू है जो कि 7 दिन में ठीक हो जाता है। और कोरोना वायरस है, ये भी 7 से 15 दिन तक हमारे शरीर में रहता है। और परिवार में कोई यदि हार्ट पेशेंट है और तो फेफड़े से संबंधित कोई बीमारी है और शुगर है, ये 3 चीज याद रखिए। शुगर जिसको है, फेफड़े से संबंधित टीबी है या अस्थमा है, या दूसरा जो है हार्ट संबंधित कोई डिजीज हो, इन 3 लोगों के लिए रिस्क फैक्टर है ये कोरोना। और ये इफेक्टेड करता है उन पर ज़्यादा अटैक करता है। कारण यह है कि कोरोना पूरा सीधा हमारी नाक से थ्रोट से लेके सीधा लंग्स तक जाता है, और लंग्स के जो पोटर होते हैं छोटे छोटे से, जो हम सांस लेने के पोटर कहते हैं, फुफ्फुस भी कहते हैं जिसको, वहाँ पर जाके ये जाते ही वहाँ पर अपनी कॉलोनी बनाने लगता है, डेवलप करता है। और सांस लेने की जो पोटर हैं, बलून्स होते हैं, उनको ये दबा देता है, टाइट कर देता है, जिससे सांस लेने में इस तरह की सांस लेता है मरीज, जिसको ऑक्सीजन की कमी कहते हैं। और ये हम बचना बहुत जरूरी है, और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा भाप लेने की कोशिश करें। ये अभी बहुत सारा ट्रेंड चल रहा है कि कपूर का ये का, इससे आप थोड़ा दूर रहे। कैम्फर जो है वो सांस के मरीज के लिए बहुत खतरनाक होता है, कैम्फर कपूर है ना, उसका सेवन बिल्कुल ना कराएं, ना पास ले जाएं, ना उसके पास घर में कहीं रखें। यदि कपूर साथ में ले जाएंगे तो उसको सांस ज़्यादा उखड़ेगी, उसको ऑक्सीजन की कमी होगी, हाइपोक्सिया होगा। इस पर थोड़ा सा ध्यान रखें कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से और फेसबुक यूनिवर्सिटी से बिल्कुल भी डॉक्टरों की जो नुस्खे हैं वो बिल्कुल ना लें, और डॉक्टर से कांटेक्ट करें। आपको जो परिवार का डॉक्टर होगा, पास का पीएससी होगा या प्राइवेट प्रैक्टिशनर होगा, उससे कांटेक्ट करना, उससे लेकर ही दवाई लेना। अपने मर्जी से किसी भी तरह का कोई भी इलाज मत करना, नहीं तो आज के समय क्या है कि वो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, एजिथ्रोमाइसिन ले लिया, बी कॉम्प्लेक्स ले लिया, कैल्शियम ले लिया, ये नहीं लेना है जब तक आप डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करेंगे। पता चला कि आपको फ्लू, आप कोरोना पे मेडिसिन खा लिया, तो उससे आपको थ्रोट में प्रॉब्लम हो जाएगा, लंग्स, आपको पेट में भी प्रॉब्लम्स हो जाएगा, गैस बनने लगेगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसके बाद होने लगती है। तो ये इससे बचना बहुत ही जरूरी है। तो खुद अपना डॉक्टर ना बने, बिल्कुल ना बने, वो किसी भी पीर फकीर और ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से डाले। मेरे डॉक्टर होने के नाते मैं आपको बताना चाहता हूँ, सभी को बताना चाहता हूँ, ऐसी मनगढ़ंत चीजों से बचना बहुत जरूरी है। धन्यवाद सर। एक पार्टिसिपेंट ये जानना चाहते हैं कि ऑटिज्म स्टूडेंट के लिए इस पैंडेमिक में कुछ इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज क्या क्या कराई जा सकती? एक्चुअली क्या है, ऑटिस्टिक बच्चों का कब वो हाइपर एक्टिविटी बन जाए वो किसी को नहीं मालूम होता। जो ऑटिस्टिक बच्चा होता है उसको सबसे ज्यादा मजा आता है कंप्यूटर गेम खेलने में, उसको मजा आता है मोबाइल चलाने में, उसको बहुत मजा आता है कि वो ड्राइंग बनाए, उसको बहुत मजा आता है कुछ ना कुछ मैं एक्टिविटीज, मूवी वाली एक्टिविटीज में करता रहूँ, ड्राइंग करता रहूँ, मैं कुछ ये उठाता रहूँ, मैं करता रहूँ, ये करता रहूँ। तो क्योंकि परिवार में हर चीज तो हो नहीं सकती, पर कंप्यूटर भी सब परिवार में नहीं होता, मोबाइल तो है, पर मोबाइल देने से बच्चों में और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स अभी आ रही हैं। आइस प्रॉब्लम होने लगी है, बच्चों को आंसू आने लगे हैं, थोड़ा सा कमजोर दिखने का, रेडनेस आने लगा है, और बच्चों के सर्कल, ब्लैक सर्कल्स आने लगे। तो प्रॉब्लम तो है। तो बच्चों को तो 2 चीज करा जा सकता है। यदि मदर खाना बना रही तो बच्चों को वो किचन के पास रखो, बेटा ये सब्जी काट दे, बेटा ये कर दे, बेटा वो उठा दे। तो उसको हर चीज में इन्वॉल्वेशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम टीच नहीं कर सकते, हम ट्रेनिंग दे सकते, बता नहीं सकते, पर हम पेरेंट को हम मोटिवेट कर सकते हैं। बच्चे को तो मोटिवेट नहीं करते, पेरेंट को मोटिवेट करना है कि बच्चों को इन्वॉल्व करना है छोटी छोटी एक्टिविटीज के लिए। यदि रात में सो रहा तो बेटा बिस्तर लगा दे, बेटा बिस्तर उठा ले, बेटा पानी भी दे दे, उसको ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटीज में लगाना ही पड़ेगा, लगाना ही होगा, तब जाके वो इन बच्चों का मन लगेगा। नहीं तो अभी मेरे पास अभी दो बच्चे आए थे सुबह सुबह, वो ऑटिस्टिक बच्चे, वो घर में टीवी तोड़ दी कि टीवी नहीं देखने दिया। तो बच्चों को हाइपर एक्टिविटीज आ रही है और बहुत बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं इस पैंडेमिक में। सर एक और प्रश्न आ रहा है। प्रश्न ये है कि इस कोविड पीरियड में एंजाइटी को कैसे कम करें?
देखिए एंजाइटी और टेंशन इस एक साल में लोगों को 90% लोगों को, हम लोग अभी असेसमेंट चल रहा है हमारे साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में, जो हमारे पास पेशेंट आ रहा है वो सबसे ज़्यादा डरा हुआ है, डर रहा है कि मैं मर जाऊंगा। और लोगों के पास पैसा नहीं है, काम नहीं है, अरे पैसे नहीं है, काम नहीं है, अब हमारा परिवार कैसे चलेगा, तो उसको एक मेंटली टेंशन वो ज़्यादा इस समय में आ रहा है। अब इसको कम करने के लिए हम आप उसके घर तो नहीं जा सकते, उसको जॉब तो नहीं दे सकते, उसके लिए कोई मेडिसिन तो हम दे नहीं सकते, पर ये है कि जो है उसमें वो सुखी रहे तो बेहतर है, क्योंकि हम केवल सहयोग ही कर सकते हैं, मार्गदर्शन कर सकते हैं, उनका पूरा जाके फिजिकली कोई ट्रीट नहीं कर सकते। ये प्रॉब्लम्स है इस समय में, यहाँ नहीं पूरी पूरी दुनिया में ये प्रॉब्लम है। एक पार्टिसिपेंट से जानना चाहते हैं कि अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो अपने आप को कैसे प्रिवेंट करेगा कोविड? अब आवाज कट रही है। हाँ सर, एक डायबिटिक कोई पेशेंट है तो अपने आप को कैसे प्रिवेंट कर सकता है कि उसे कोविड फ्यूचर में? देखिए मैं आपको बता दूं, एज ए डॉक्टर एज ए प्रोफेसर मैं आपको बता दूं, दुनिया के हर बच्चे को, हर पुरुष को, हर महिला को, हर वृद्ध को कोविड वायरस का इन्फेक्शन होगा, किसी को पता नहीं लगेगा। और ये हमारे शरीर में आने वाली जो संतानें होंगी, जब ये 18 वायरस लेके बच्चा पैदा हो रहा है ना, उसी तरह जो 19वां वायरस लेके बच्चा पैदा होगा। तो ये बात सोचिए कि कोरोना से सबको नुकसान है, क्योंकि अभी स्टडी इसकी है नहीं, क्योंकि अभी दवाई कुछ है नहीं, इसका अभी टीका है नहीं, पर अभी जो बूस्टर है उसका इस्तेमाल करें। और डायबिटिक पेशेंट से एक मैं जरूर करूँगा, क्योंकि मेरे पास डायबिटिक पेशेंट भी आते हैं तो बताते हैं। तो सबसे ज़्यादा ये है कि हम मीठे से कम वो रखें और टेंशन ना लें किसी की। डायबिटीज़, क्योंकि कोई मीठा ज़्यादा खाने से डायबिटीज़ नहीं होती, डायबिटीज़ हमारा शरीर खुद बनाता है, पैनक्रियाज जूस है, पैनक्रियाज जो है कि एक्स्ट्रा वर्क करती है। हाँ बोलिए बोलिए। तो डायबिटिक पर्सन को रेगुलर मेडिसिन लेना है, उसका ग्लूकोज जो मेडिसिन चलता होगा या इंसुलिन चलता होगा रेगुलर वो लेता रहे, योगासन करे, ध्यान करे, बहुत सारी मुद्राएं, ध्यान मुद्राएं कर सकता है, शवासन करता रहे, वो पद्मासन करे, वज्रासन करे, सर्वांगासन करे, बहुत सारे ऐसे आसन है जिससे कि जो कोरोना से डर है जिनको वो कम होता है। और डायबिटिक लोगों को तो वैसे भी फायदा होता है योगा करने से, मेडिटेशन करने से, पर मेडिसिन रेगुलर खाना पड़ेगा। और कोरोना से डरे नहीं, कोई डरे नहीं, डर बहुत रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कई लोग एंजाइटी की वजह से अपनी प्रॉब्लम्स को बढ़ा रहे हैं और इसी वजह से उनको कई बार एक्सेलरेटेड ज्यादा आपने सही बताया कि घबराना नहीं है और अपने आप को संयम में रखना है, निरंतर एक्सरसाइज करनी है, योगा करना है और इस कोरोना से बचाव निरंतर प्रयास में रहना है ताकि कोरोना ना हो और वो भी अपने मोरल। सर एक जानना चाहते नहीं है आवाज बहुत सारी आवाजें आ रही है। हाँ सर, एक पार्टिसिपेंट ये जानना चाहते हैं कि आजकल को मेडिकल इश्यूज नहीं है तो मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ, आवाज सही नहीं आ रही है। जी सर, जी सर। सुमन जी का क्वेश्चन है। मैं दे रहा हूँ, 2 बार ठहर जाना, मैं मीटिंग हो जाए। जी सर, मेरी आवाज। Thank you. I think this is the time now. I think we have Dr. Inam sir has answered all the questions, and what he has mentioned today as a role of NGO, that we need to involve parents for better serving of our thing. So that is a good, I will say, बहुत बढ़िया जो सर ने बताया। इसके साथ ही जैसे कि छोटे छोटे जो NGO हैं उनको ये भी शायद टेलीफोन के माध्यम से या वॉइस कॉल के माध्यम से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमारे जितने भी पेरेंट्स हैं PWDs में
वो हर एक तरह पे छोटे छोटे कस्बों में जाके, मतलब थ्रू नॉट फिजिकली बट थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, थ्रू द नेटवर्किंग, they can train the parents. This is, I think, one of the good way to train the parents at the moment. And also at CRC Lucknow and other organizations and other NGOs are making lots of videos on different topic which can help the parents. Again, the question is the same, remains same, how to reach that community through the NGO. So the best part is, what I feel is to mouth spreading, as well as providing the link, like we have YouTube link, we have social media link to the needy parents through the mobile phones, or through the video calls, or through the email. So they can, if they don't have access to smartphones, we can have the call, and there NGO like जो छोटे छोटे हमारे NGO है, वो इसमें एक रोल, बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं। इसी के साथ में मैं धन्यवाद ज्ञापन करूंगा डॉक्टर ईमान सर को, और संतोष जी प्लीज आप हमारे नेक्स्ट जो प्रोग्राम है उसको आगे बढ़ाएं। धन्यवाद राजीव सर। और मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं महावीर कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन फिरोजाबाद के तरफ से आग्रह करता हूं कि आएं और सर का धन्यवाद ज्ञापन करें। डॉक्टर दिनेश कुमार विश्वकर्मा जी, आप कृपया आएं और धन्यवाद ज्ञापन करें, जो कि डायरेक्टर है महावीर कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन फिरोजाबाद के, और उनके साथ आज हमारा वेबिनार रहा। और सर अब ये अंतिम घड़ी है, कृपया वोट ऑफ थैंक्स करें। सो डॉक्टर, आई वेलकम डॉक्टर दिनेश कुमार विश्वकर्मा जी, डायरेक्टर। जी सर, नमस्कार सबको नमस्कार। सर मैं श्री महावीर कॉलेज के परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो आपने जो है हमें समुदाय में एनजीओ का क्या क्या रोल रहता है, और किस तरह से हम स्पेशल एजुकेशन में छोटे बच्चों को, जो स्पेशल बच्चे हैं उनको किस तरह से हम ट्रीट कर सकते हैं इस पैंडेमिक काल में। मैं जो है आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो इन्होंने, आपने सर बहुत कम समय में हमारे जो है इस परिवार को जो ज्ञान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सबसे पहले सीआरसी डायरेक्टर सर रमेश सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने बहुत ही कम समय में हमें ये जो है अवसर प्रदान किया, जो हमें अपने स्टाफ को, अपने बच्चों को इस तरह से कार्यक्रम को जोड़ा। और मैं और सबसे ज्यादा तो सीआरसी लखनऊ परिवार को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इस प्रोग्राम को बहुत अच्छा बनाने में सहयोग दिया। और सर इसके लिए मैं सबको जो है पुनः धन्यवाद देता हूं, और मैं अपने स्टाफ को भी पुनः बहुत अच्छे से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इसका सहयोग किया। और थैंक यू डॉक्टर जी सर। और सर मैं एक और चीज कहना चाहूंगा कि जो है आज के समय में समुदाय में जिस तरह से जो है एनजीओ का रोल बढ़ रहा है इस स्पेशल एजुकेशन में, ये बहुत ही काबिले तारीफ है, और ये बनाए रखना बहुत जरूरी है। इसलिए हम जो है एनजीओ को एक मोटिवेशन की जरूरत है, जिससे कि वो समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को बहुत अच्छी से संभालें। सर मैं सबको फिर से धन्यवाद देता हूं और सबको नमस्कार करता हूं। जी नमस्कार। धन्यवाद सर, धन्यवाद आपके बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सहयोग से आज का हमारा वेबिनार सफल रहा। एंड अगेन आई वुड लाइक टू थैंक डॉक्टर इनाम खान फॉर हिज एक्सपर्टाइज स्पीक on this role of NGOs and communities for PWDs. And I also like to thank our director PDU NIPPD, Ms. Smita Jaywant madam, for her kind support, and Dr. Ramesh Pandey, director CRC Lucknow, for his frequent encouragement, motivation to organize this kind of webinar. And सबसे बड़ी बात, coordination to different NGOs। ये मैं बोलूंगा हमारे निर्देशक महोदय का ही एक बहुत बड़ा हम लोग के पीछे सफलता का स्रोत है, जो कि मैं बार बार इस चीज के लिए बोलते हैं कि आप कोऑर्डिनेट करें, एनजीओ के साथ करें। वही है जो कि एक एक बच्चे के ऊपर, एक एक पेरेंट्स तक, दूर दूर तक वो जाएंगे। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई ऑल्सो थैंक्स ऑल ऑफ आवर coordinator and co-coordinators for the program today, and all the officials of CRC Lucknow, as well as all the participants
उनके बिना ये पटल अधूरा होता है। और मैं सारे जितने भी हमारे श्रोतागण हैं, जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, इनके साथ इनको मैं एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि आप लोग वेबिनार करते हैं, हमसे जुड़ते हैं, डेली जुड़ते हैं, कुछ ना कुछ सीखते हैं। ये जो हमने आज सीखा आप प्लीज दूसरे को बताइए, जो हमसे नहीं जुड़ पा रहे हैं उन तक पहुंचाइए। तो ये जो मैसेज है ये बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, और कहीं ना कहीं आप भी इस मुहिम में हमारे साथ हर वही काम कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं। तो कृपया आप इस चेन को तोड़े नहीं, एक दूसरे को बताते रहें, दिखाते रहें, समझाते रहें, जैसे भी हो, और अपना ख्याल रखें। एट लास्ट नॉट द least, thank you to Mr. Sumit, our IT support, for conducting and giving us all the technical support to organize all this kind of webinar. हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे सोशल नेटवर्किंग पे जुड़े रहिए। हमारे आज एक फिर से एक 3 बजे वेबिनार है। एक्चुअली बहुत कम समय मिला, एक और करना था वो जैसे, तो इसके लिए यदि आप जुड़ना चाहें तो हमारे सोशल मीडिया पे बने रहें। 3 बजे से दूसरा प्रोग्राम है, वेबिनार है। थैंक यू, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करें, घर पर रहें। नमस्कार, थैंक यू। आप सब लोग यहाँ से हट सकते हैं। अभी ये समापन हुआ आज का वेबिनार, अभी यही आप कृपया डिस्कनेक्ट हो सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद जी नमस्ते। दिनेश सर नमस्कार।